हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन अब हमें कंटिन्यू करना है। तो लॉज ऑफ मोशन का ही अगला पार्ट है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि हर एक बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो रुक जाना चाहती है। मतलब एरिस्टोटल ये मानता था कि हर एक बॉडी रुक जाना चाहती है। तो अब बेसिकली गैलीलियो ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हर एक बॉडी रुक जाना चाहती है। बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है। मतलब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलते रहना चाहती है, और अगर वो रुकी हुई है तो रुके हुए रहना चाहती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी दे के किसी सरफेस पे छोड़ दें तो वो रुक जाती है। तो बेसिकली उसके पीछे गैलीलियो ने कहा कि यहाँ पे एक रेजिस्टिव फोर्स है जो प्ले में आ रहा है, जो उस बॉडी को रोक रहा है। तो अगर वो ना हो, यानी उसका नाम फ्रिक्शन है, अगर वो ना हो तो बॉडी जो है वो रुकेगी नहीं। तो यही वो फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, क्योंकि बॉडी किसी बॉडी के ऊपर चल रही है तो वो उसका अपोज कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स किस तरह का है। तो असल में नेचर में 4 तरह के फोर्स होते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक का नाम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली जैसे दुनिया में 7 सुर हैं, तो जितने भी गाने हैं उन सभी 7 सुरों से बनाए जा सकते हैं। तो जैसे दुनिया में मतलब इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं, तो कोई भी वर्ड उनसे बनाया जा सकता है। तो जैसे हमारे पास गिनती के 10 अक्षर नंबर है, 0 से लेकर 9 तक, तो आप उन नंबरों से कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हो। तो ठीक वैसे ही दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, बाकी के फोर्सेज को आप उन फोर्सेज से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या मतलब है? तो बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन बाउंड है, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बाउंड है और कम जगह में रह रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उनको बाउंड करने के लिए जिम्मेदार है न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का ये है कि जब ये पाया गया कि एक न्यूट्रॉन, ठीक है, टूट जाता है एक प्रोटॉन में और एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने वाला जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते ही हैं कि F = gm1m2/r²। न्यूटन ने कहा था कि दुनिया के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जिससे जो फोर्स उनके बीच में डेवलप होगा वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैसे तो इसका हमारे पास फार्मूले हैं, एक्चुअली एक नहीं कई फार्मूले हैं। जैसे F = K Q1 Q2/r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है। F = Q × V × B, ये मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। और फिर आपका F = BIL × sin θ, ये करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। तो ऑल दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। कंबाइनली फार्मूला F = Q × E + Q × V × B है, और इसी से ये तीनों निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा इसी कैटेगरी में आता है। मतलब फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है फंडामेंटली। अब वो कैसे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जैसे एक मॉलिक्यूल है या एटम है सपोज, है ना, तो इस एटम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इसका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये दूसरा एटम है तो इसका न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह से ट्रीट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है।
तो देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों? दीज आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, ओके। अब क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है ये और इसका जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझ रहे हो बच्चों? तो ये पुश करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन फोर्स। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनों से रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर, पर इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 तरह के फोर्स हो गए, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, 2 रिपल्शन के, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 1 विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट। तो कहने का मतलब अब इन 4 फोर्सेस में कौन डोमिनेटिंग होगा? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन बनाएं, समझ रहे बच्चों? तो डिस्टेंस के साथ जब हम इसका वेरिएशन बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा सा बनता है, ओके। फोर्स का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं। तो फोर्स का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कुछ ऐसा सा बनता है, ओके। तो यहां पे देखो ये खास डिस्टेंस है जिसका नाम है R0। तो R0 डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल के बीच में जो नेट फोर्स है वो 0 हो गई है। इसलिए 0 हो गई है क्योंकि रिपल्शन और अट्रैक्शन एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। अगर सेपरेशन R0 से कर दें हम कम तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगे, और अगर हम सेपरेशन को R0 से कर दें ज्यादा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी आप ऐसे समझ लो कि इफ R इक्वल्स टू R0 तो F नेट जो है वो 0 है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इफ R इज ग्रेटर देन R0 तो F नेट जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर R लेस देन R0 है तो F नेट जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव को रिप्रेजेंट करता है। बस यहीं से शुरू होता है खेल। खेल एक्चुअली यहां पे शुरू होता है इसमें। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये रीजन है आपके फ्रिक्शनल फोर्स का। और असल में जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, उसका रीजन है ये रिपल्सिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि सर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये भी तो मतलब एक तरीके से दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए, तो देखा जाए तो ये एक ही फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए। यस ऑफ कोर्स, ये एक ही फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही कंपोनेंट है, पर वो क्योंकि सरफेस के नॉर्मल लगता है तो इसलिए उसके लिए हमने नॉर्मल रिएक्शन वर्ड यूज कर लिया। तो फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के पैरेलल लगता है, तो क्या हम इसको टेंजेंशियल रिएक्शन कह सकते हैं? टेंजेंशियल रिएक्शन। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि अगर हम कहें तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी आसानी रहेगी, पर अफसोस की बात यह है कि कोई इसको कहता नहीं है टेंजेंशियल रिएक्शन है। ये मतलब एक रिएक्शन फोर्स है, उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक सरफेस के टेंजेंशियल और एक सरफेस के नॉर्मल। जो सरफेस के नॉर्मल है वो इस वजह से आया क्योंकि 2 सरफेस एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रही है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो R को R0 से घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिपल्शन आ गया। अट्रैक्टिव फोर्स तब आएगा जब आप एक सरफेस को दूसरी सरफेस से दूर लेके जाएंगे। जब आप दूर लेके जाएंगे तो आप मॉलिक्यूलों को दूर ले जाना चाहते हैं, तो वो दूर ले जाने देंगे नहीं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगे जो कि सरफेस के टेंजेंशियल होंगे क्योंकि आप एक दूसरे से सरका रहे हैं। तो कहने का मतलब रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे जो कि आपका इसका अपोज करेंगे, ओके। तो वही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएंगे। तो टेंजेंशियल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अगर हम ऐसे समझेंगे तो हमें समझने में बड़ी आसानी रहेगी। पर दुख की बात यह है कि इसको कोई कहता नहीं है टेंजेंशियल रिएक्शन, समझ गए? तो ये बेसिक आपको मैंने आइडिया दे दिया फ्रिक्शनल फोर्स का। तो फंडामेंटली फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, और जो सरफेस 2 सरफेस के मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन और रिपल्शन के चलते डेवलप होता है,
रिपल्शन वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है और अट्रैक्शन वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाता है। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो नेट रिएक्शन होती है। तो नेट रिएक्शन फोर्स दो सरफेसेस में जो होती है उनके कंपोनेंट को ही हम फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और थोड़ा मैं समझा देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, फ्रिक्शन इज फंडामेंटली an electromagnetic force which opposes the relative motion between two surfaces, which opposes the relative motion between the two surfaces. फ्रिक्शन फंडामेंटली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी फ्रिक्शन की। अब इसको हम और समझेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, देखिएगा। तो मान लीजिए कि एक सरफेस है और इस सरफेस पे आप यहां पे एक ब्लॉक रख देते हैं। एम मास का ब्लॉक आपने रख दिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो अब आप यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तो ये चलेगा नहीं, एकदम से थोड़ा ना चल जाएगा ये। तो आपने मान लो कम फोर्स लगाया, एफ स्मॉल है, तो ये चला ही नहीं। तो अगर आप यहां पे ग्राफ बनाएं, मान लो ये आपका एफ हो गया और ये हो गया एफ, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ है फ्रिक्शनल फोर्स और ये है अप्लाइड फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया इस बॉडी पे, तो इस थोड़े से फोर्स से चलेगा नहीं। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए अपने फोर्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देते हैं तो ये तब भी नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चला ये फोर्स लगाने पे? क्योंकि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो गया। हालांकि नीचे को तो एमजी लगेगा ही लगेगा, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन एक ही फोर्स के कंपोनेंट है। पर अगर आप एफ को जीरो कर दो तो ये नहीं रहेगा। तो ये इधर वाला जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इसके चलते आता है और एमजी के चलते ही एन आता है। तो अब आप ये देख रहे हो कि अगर ये चल नहीं रहा है तो एन और एमजी बराबर है, ये और ये भी बराबर है। तो इसका मतलब अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको एक 45 की लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, 45 के एंगल पे। 45 का एंगल एक विशेष एंगल है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है। समझे बच्चों? तो जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो इसका मतलब साफ है कि आपको लाइन 45 पे बनानी पड़ेगी। जैसे कि मतलब टिल नाउ F इज इक्वल टू एफ या F इज इक्वल टू एफ। तो जब y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन बनाओगे तो वो ओरिजिन से गुजरती है एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, और जो कि 45 के स्लोप पे होगी। अब लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। तो एक स्टेज ऐसी आई यहाँ पे कि ये जो ब्लॉक है ना, इट इज अबाउट टू मूव, और जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया
तो ये चल गया और फ्रिक्शन कम हो गया, तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो अपनी अधिकतम वैल्यू पे था, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फिर जैसे ये चला तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो यहां से ये बढ़ता जा रहा है, फिर घट गया और फिर कांस्टेंट हो गया। तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहे कि एफएल क्या है, तो एफएल का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि जिसमें बॉडी चली नहीं है, बॉडी इज नॉट मूविंग, तो हम इसको कहते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कोई नए टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का नाम है। सही है बच्चों? तो अब ये जो एफ के है इसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप कहेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जब आपने इस पर फोर्स लगाया और ये बॉडी चली ही नहीं, इसमें कोई मोशन ही नहीं हुआ, तो फ्रिक्शन तो फिर भी पैदा हुआ यहाँ पे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स है तो इसकी टेंडेंसी टू मूव। तो बेसिकली फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब या तो कोई बॉडी किसी बॉडी पर मूव हो रही हो या फिर उनकी टेंडेंसी हो। तो टेंडेंसी की अवस्था में, है ना, टेंड टू मूव, जो फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन it is the friction that develops between two surfaces when there is no relative motion but there is only tendency of motion. There is no relative motion, है ना, and only tendency of motion. Then the force that develops is called static friction. तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? इफ देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन, if there is actual relative motion between the two surfaces, अगर दो सरफेसेस के बीच में एक्चुअल में या वास्तव में कोई रिलेटिव मोशन है, तो जो फोर्स प्ले में आता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन between the two surfaces. Then the friction force acting is called kinetic friction. तो ये डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। तो दो बातें हुई, आपने फोर्स लगाया थोड़ा सा, ये नहीं चला, थोड़ा और लगाया 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 नहीं चला। एक स्टेज ऐसी आई ये वाली, ये इट इज अबाउट टू मूव, तो यहां पे हम बोलेंगे एट द वर्ज ऑफ मोशन। मतलब बस ये वो अवस्था है कि अगर जरा सा फोर्स बढ़ा दिया जाए तो ये मूव कर जाएगा एट द वर्ज ऑफ मोशन। उस समय पे जो फोर्स लग रहा था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोई वो नई टाइप नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखा जाए तो फ्रिक्शन दो टाइप का हुआ, स्टैटिक और आपका काइनेटिक। अब जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को इस वैल्यू से बढ़ाया, है ना, यहाँ पे था ये मान लो, है ना, एफ एल ही है ये भी, क्योंकि वो तो दोनों बराबर है। तो जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स एफ एल से बड़ा हुआ, यहाँ पे एफ बड़ा है एफ एल से, वैसे ही बॉडी चल पड़ी, और जैसे ही बॉडी चल पड़ेगी उसके बाद फौरन फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ है ना एक्चुअल में वो कुछ इस तरह का पाया जाता है, ये मतलब इट इज जस्ट वाइब्रेटिंग, मतलब थोड़ा सा
इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है, मॉलिक्यूल एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसी परिभाषा से या वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा वो, तो उसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बना सकते आप, थोड़ा बहुत बदलेगा वो तो, लेकिन हम इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, हम इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझे? ये मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पर वो एक्चुअल में थोड़ा बहुत शेकी होता है, बदल सकता है वो। तो अब ये देखा गया कि अगर मैं यहां पे ऊपर से एक पुशिंग फोर्स लगा दूं F0, तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो F0 के बढ़ने से क्या हुआ, n बढ़ गया, तो n के बढ़ने से F बढ़ गया। तो बेसिकली देख, या फिर मान लो मैं इसके ऊपर जो है ना कोई दूसरा ब्लॉक रख दूं, तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ये पाया गया कि भैया ये दोनों एक दूसरे को कितने जोर से पुश कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा इनका जो पुलिंग फोर्स का अपोज है, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो रहा है। ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो सरफेस ने इस ब्लॉक पे लगाई, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी। ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो ब्लॉक ने नीचे वाली सरफेस पे लगाई। तो ये N और ये N एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं जो एक दूसरे को पिचका रहे हैं, मतलब ऐसे ला रहे हैं। तो अगर आप दोनों हाथों को दबाओ और फिर रगड़ाओ तो आपको यू विल फील दैट इट इज डिफिकल्ट। आप धक्का मत मारो, ऐसे चला लो तो यू विल फील इट इज इजी। पुश करके और आगे बढ़ाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मतलब जितनी जोर से ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, है ना, रिलेटिव मोशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो साफ बात है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, दोनों की वैल्यू पाई गई है किसके प्रोपोर्शनल, नॉर्मल रिएक्शन की। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट F is proportional to N। अब इस F में आप F K लिखो या फिर F L लिखो, क्योंकि F जो है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी, वो तो वेरिएबल था। तो F K का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो हम F K इज इक्वल टू लिख देते हैं म्यू के इंटू एन, जहां पे म्यू के एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा FL भी प्रोपोर्शनल है इसके, तो FL इज प्रोपोर्शनल टू N को हम लिख सकते हैं FL इज इक्वल टू म्यू S इंटू N, जहां पे म्यू S का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ये डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से बड़ा होगा, क्योंकि FL बड़ा है FK से। समझ रहे हैं ना बच्चों, FL इज बिगर देन FK, तो इसका मतलब साफ है कि जो म्यू S है वो बड़ा होगा म्यू K से। तो दिस फाइन? यस, इट इज फाइन। तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया है कि ये FK और FS क्या है। FK इज काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा। ये एग्जामिनर दे देगा आपको वैल्यूज म्यू के की और म्यू एस की, और अगर बाई चांस एग्जामिनर ने म्यू के और म्यू एस ना देके सिर्फ म्यू ही दे दिया बाई चांस, तो फिर आप ये मान लेना कि जो म्यू इंटू एन है वही FK भी है और वही FL भी है, म्यू इंटू एन। तो इसमें एक्चुअली एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपकी सुविधा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई एक काम करो, वैसे तो हम जानते हैं कि म्यू एस म्यू के से बड़ा होता है, पर तुम्हारी सुविधा के लिए मैं ये कह देता हूं चलो एक ही म्यू ले लो दोनों को, और फिर उस केस में जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बनेगा, कोई बम्प नहीं आएगा, समझे? यानी ये वो सीमा है जब तक ब्लॉक नहीं चला। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक चला ही नहीं है ना, और ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये थोड़ा इजी रहेगा, ये कई बारी एग्जामिनर सिंप्लीफाई करने के लिए दे देगा आपको। ओके।
तो मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूं कि फ्रिक्शन बेसिकली कितने टाइप का है, क्या है। देखिएगा बच्चों, फ्रिक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, अभी बताया मैंने। एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ एल के लिए है, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और यहां पे एफ के है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, और लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन as it can adjust its value, as it can adjust its value, है ना। We have formula only for limiting friction. This is the limiting friction. Limiting friction is actually the maximum value of static friction. So we have formula for maximum value, but अगर वो कम लग रहा है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। It is that is maximum value of static friction. तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, तो अगर हमने किसी बॉडी को जो कि सर्कुलर शेप की है, जैसे कि मान लो हमारे पास स्टील का एक सिलेंडर है, तो स्टील के सिलेंडर को अगर हमने एक सरफेस पे रोल करा दिया, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो सिलेंडर थोड़ी देर बाद रुक जाता है, और फिर हम समझ नहीं पाते कि क्यों रुक गया है, व्हाट इज द रीजन, कि ऐसा हुआ क्यों है कि ये सिलेंडर किसी भी सरफेस पे, मान लो स्टील का सिलेंडर हमने छोड़ दिया और वो रुक गया थोड़ी देर बाद। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों कि जो स्टील का सिलेंडर आप कह रहे हो कि वो परफेक्ट है, मतलब रिजिड है, वो एक्चुअल में रिजिड नहीं है। तो होता क्या है कि, और ऐसी जो सरफेस आप कह रहे हो कि ये परफेक्ट है, ये सरफेस भी परफेक्ट नहीं होती है। तो ये स्फेयर सरफेस को थोड़ा डिप्रेस कर देता है। तो जब ये डिप्रेस कर दिया सरफेस को, तो ये सरफेस ऐसी दिखती है हमको, समझ रहे हो बच्चों। तो ये सरफेस को डिप्रेस कर देगा स्लाइटली। तो जब सरफेस स्लाइटली डिप्रेस हो गई, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं, जैसे जैसे ये सिलेंडर आगे बढ़ेगा, तो ये वाले पोर्शन को डिप्रेशन करेगा और ये वाला पोर्शन थोड़ा रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हैं। थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं इसको। अब दिखेगा आपको कि डिप्रेस्ड है, समझे। तो आई होप अब दिख गया। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो ये जो बम्प यहाँ पे क्रिएट हो गया आगे की तरफ, क्योंकि इसने इसको दबाया, तो यहाँ पे एक बम्प क्रिएट हो गया, समझ गए बच्चों। तो इस बम्प को तो डिप्रेस करेगा और यहाँ पे जो डिप्रेशन है उसको रिलीज करेगा। तो देखा जाए तो अगर मैं इसका बीचों बीच वाला पॉइंट ले लूं, तो बीचों बीच वाले पॉइंट से आगे की तरफ ये ज्यादा पुश कर रहा है, पीछे की तरफ कम पुश कर रहा है। तो जो नेट रिएक्शन फोर्स है ना, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, ये रिएक्शन फोर्स। मतलब देखा जाए तो अगर ये यहाँ पे मैं एक आर्क ले लूं, तो उस आर्क का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट्स के पीछे वाले पोर्शन को कम फोर्स से पुश किया, आगे वाले पॉइंट को ज्यादा फोर्स से पुश किया, क्योंकि यहाँ पे बम्प क्रिएट करना और यहाँ से रिलीज करना है। तो रिएक्शन फोर्स भी यहीं से मिली। ये सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के रिएक्शन फोर्स आगे जा रही है, आगे। अब क्या है कि इसमें दो मोशन है, एक ओमेगा है और एक वेलोसिटी है। तो क्योंकि इस रिएक्शन फोर्स के अगर हम कंपोनेंट करेंगे, तो एक ऊपर को आएगा जिसका नाम है आरवी, और एक पीछे को आएगा जिसका नाम है आरएच।
अब इस वेलोसिटी को कम करेगा RH। तो RH इज द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स विच इज अपोजिट टू वेलोसिटी, सो इट विल रिड्यूस द वेलोसिटी। RH will reduce the velocity। अब आगे चल के आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है टॉर्क। तो अगर आप देखो तो सेंटर के अबाउट RH जो है वो इसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है और RV जो है वो रोकने की टेंडेंसी रखता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने RV वेक्टर को बड़ा वेक्टर बनाया है, RH वेक्टर को छोटा वेक्टर बनाया है। तो RV का जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि वो इसके यूं घूमने का पोज करेगा और RH घूमने का सपोर्ट करेगा। RH छोटा वेक्टर है, RV बड़ा वेक्टर है, तो बड़ा वेक्टर मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, ये इसका इफेक्ट डोमिनेट कर देगा इसके इफेक्ट को। तो अल्टीमेटली RV का जो इफेक्ट है वो ओमेगा को घटाएगा। तो RV विल रिड्यूस द एंगुलर वेलोसिटी। सो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे प्रैक्टिकली फ्रिक्शन मतलब घूमती बॉडी रुक क्यों जाती है। समझ गए बच्चों? अब आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास, है ना। उसमें हम बॉडीज, काल्पनिक बॉडीज लेंगे, वो रिजिड बॉडी होंगी। तो उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक आर्क ले लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पे आर्क नहीं, हम एक पॉइंट को ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे। तो वो बॉडीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ काल्पनिक बॉडीज हैं। मतलब एक ऐसा स्फीयर है जो एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो कभी कंप्रेस ही नहीं होगा, एक ऐसी सरफेस है जो कभी कंप्रेस ही नहीं होगी, मतलब उनका यंग मॉडुलस 0 है। यंग मॉडुलस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन होगी, तो वहां पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि कैसे बॉडी रुक गई। समझ रहे हो? मतलब प्रैक्टिकली अगर हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रोल करा के छोड़ दें तो वो रुक जाती है। तो वो जो वहां पे हम रोलिंग मोशन पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल बॉडीज नहीं है, वो काल्पनिक बॉडीज हैं कुछ, जिनकी स्टडी हम करेंगे वहां पे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी इसको और समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण एग्जांपल दे देता हूं, देखिएगा। देखिए बच्चों, तो मान लीजिएगा कि ये कोई बॉडी है, इसका मास है 10 kg। यहां पे हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे और यहां पे जो म्यू के है उसकी वैल्यू है 0.50 और जो म्यू एस है उसकी वैल्यू है 0.52 और जी की वैल्यू 10 है। तो हमें ना अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के साथ एक टेबल बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में यहां पे हम लिखते हैं F यानी कि अप्लाइड फोर्स, है ना। यहां पे लिखते हैं हम F यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बच्चों। और यहां पे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, A यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब मान लीजिए कि आपने अप्लाई कर दिया फोर्स 40 न्यूटन। अब देखो, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, यानी पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो यहां पे नीचे को लग जाएगा 10 G और ये लग जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं, तो n माइनस 10 G की वैल्यू ले लेंगे आप 0, तो n की वैल्यू ले लेंगे आप 10 G, G को मैंने 10 बोला ही है, तो ये हो गया 100 न्यूटन नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो कहीं आप ऐसा ना समझ लो n की WT को 100 न्यूटन। तो अब मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.52 और n की वैल्यू है 100।
सो दैट कम्स आउट टू बी 52 न्यूटन। अब ये याद रख लीजिए कि 52 न्यूटन से कम पे तो ये चलेगा ही नहीं। ओके बच्चों, 52 न्यूटन से कम पे तो ये चलेगा ही नहीं, राइट। तो ये चलेगा अबव 52 न्यूटन पे। और फिर एफ के निकाल लेते हैं। तो एफ के की वैल्यू आ गई आपकी म्यू के इंटू एन। तो म्यू के है हमारा 0.50 और एन तो 100 है। तो देखा जाए तो ये हो गया 50 न्यूटन। ओके, तो अब ये बातें आप नोट करो, फिर हम देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो बच्चों मैं कह रहा था कि 52 न्यूटन से कम पे तो ये चलेगा ही नहीं। अब आपका अप्लाइड फोर्स है 40 न्यूटन, तो क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो, ये नहीं चलेगा।